सड़क मेरे सामने ऐसे फैली हुई थी जैसे बेरंग बादलों से ढका आसमान हो। आधी रात का वक्त था और मैं NH 44 पर था, जो राजस्थान के सुनसान रेगिस्तानी हिस्से से गुजरता था। मैं अकेले ही देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहा था, बेंगलोर में एक नई जिंदगी की तलाश में। लेकिन थकान मुझ पर हावी हो रही थी। रेडियो में कब का सन्नाटा छा चुका था। सिर्फ इंजन की आवाज और रेगिस्तान का विशाल, बेचैन कर देने वाला सन्नाटा ही सुनाई दे रहा था। मैं घंटों से गाड़ी चला रहा था। अंतहीन सीधी सड़कें और कभी कभी दिखती रेत की लहरें मेरी आंखों को भ्रमित कर रही थी। मुझे एक ब्रेक की सख्त जरूरत थी, लेकिन यहां कोई ढाबा या मोटल दूर दूर तक नहीं था। फिर अंधेरे में मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक अकेली आकृति हल्की चांदनी में एक धुंधली परछाई की तरह खड़ी थी। एक युवा महिला हल्के सूती कपड़े पहने हुए, एक छोटा पुराना कपड़े का थैला पकड़े हुए थी। मेरी पहली वृत्ति सावधानी की थी। यह एक लिफ्ट यात्री के लिए अजीब जगह थी, लेकिन उसका खड़ा होने का तरीका हताश, लगभग कमजोर लग रहा था। अपनी बेहतर समझ के खिलाफ मैंने गाड़ी धीमी की और कुछ गज आगे जाकर रुका। मेरी हेडलाइट्स ने उसके पीले चेहरे को रोशन किया। वह थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखें डर और राहत के मिश्रण से चौड़ी थीं। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इंजन की धीमी आवाज के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। बस मुझे यहां से निकाल दो, कृपया। वह यात्री सीट पर खिसक गई। दरवाजा को एक धीमी आवाज के साथ बंद कर दिया। मेरी कार में तुरंत ठंड बढ़ गई और पुरानी धूल और कुछ मीठी सड़ी हुई चमेली की तरह की हल्की गंध से केबिन भर गया। आप कहां जा रही हैं? मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए पूछा। वह झिझकी, फिर अनिश्चित रूप से आगे की ओर इशारा किया। बस सड़क पर, कहीं भी, उससे दूर। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसकी नजरें पीछे देखने वाले शीशे पर टिकी हुई थीं। मैंने पीछे देखा, लेकिन मुझे दूर होती अंधेरी रात के अलावा कुछ नहीं दिखा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जिस तरह से उसने उससे कहा, उसने मेरे अंदर बेचैनी पैदा कर दी। हम थोड़ी देर चुपचाप चलते रहे। केवल मेरी टायर की आवाज ही सुनाई दे रही थी। मैंने बातचीत करने की कोशिश की। उसका नाम, वह कहां से थी, यह सब पूछा, लेकिन उसने केवल एकाक्षरी जवाब दिए। उसकी नजरें कभी भी पीछे देखने वाले शीशे से नहीं हटी। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी व्यक्ति को लिफ्ट नहीं दे रहा हूं, बल्कि एक शांत, डरे हुए यात्री को ले जा रहा हूं। कार में ठंड बनी हुई थी, हीटर के बावजूद, और सड़ी हुई गंध तेज होती जा रही थी, जिससे मेरा पेट मचलने लगा था। मैंने शीशे में उसकी परछाई देखी। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से पीला था, डैशबोर्ड की मंद रोशनी में लगभग पारदर्शी। उसके चेहरे की रूपरेखा किनारों पर लहराती हुई थोड़ी धुंधली लग रही थी। अचानक उसने हांफते हुए एक तेज, गला घोंटने वाली आवाज निकाली। देखो, उसने डर से भरी आवाज में फुसफुसाया। मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं दिखा। वहां कोई है, हमारे पीछे, वह हिचकिचाते हुए बोली। उसकी आवाज डर के मारे तेज हो रही थी। नहीं, वह वहां है, उसने जोर देकर कहा। उसकी आवाज एक घबराहट भरे ऊंचे स्वर में बदल गई। वह भाग रहा है। मैंने अपनी आंखें मींच लीं और फिर मेरी हेडलाइट्स की रोशनी के सबसे दूर के दायरे में एक हल्की क्षणभंगुर छाया हमारे पीछे सड़क पर उड़ती हुई दिखाई दी, जो असंभव गति से चल रही थी। यह इतनी दूर थी, इतनी संक्षिप्त थी कि कोई विवरण नहीं मिल रहा था, लेकिन यह निस्संदेह वहां थी। मेरे पैर ने अनायास ही एक्सीलेटर पर जोर दिया। छाया हमारे साथ साथ चल रही थी। एक काला, निराकार धब्बा हमारी ओर बढ़ रहा था। मेरे बगल वाली महिला बिलखने लगी, अपने कपड़े के थैले को अपनी छाती से चिपकाए हुए। वह लगभग यहां है। वह मुझे चाहता है। वह मुझे वापस खींचना चाहता है, वह चिल्लाई। उसकी आवाज निराशा से भर गई थी। कार में तापमान बहुत गिर गया था और मैं अपनी सांस को हवा में देख सकता था। सड़ी हुई गंध अब इतनी तेज हो चुकी थी और मुझे कार में एक भारी, दमनकारी उपस्थिति महसूस हुई, जैसे कुछ ठंडा और प्राचीन मेरे गले पर सांस ले रहा हो। शीशे में दिख रही छाया अब एक विशिष्ट मनुष्य जैसी आकृति थी, लंबी और पतली, एक भयानक, अप्राकृतिक चाल के साथ भाग रही थी। वह अंदर आ रहा है, उसने चीखते हुए खुद को यात्री दरवाजे से दबा लिया। मैंने उसकी ओर देखा और उस पल में मैंने उसका चेहरा बदलते हुए देखा। उसकी आंखें काली कुंडों में चौड़ी हो गईं, उसकी त्वचा कस गई और मुरझा गई, और उसके बाल सूखे तिनके की तरह हो गए। उसका आकार टिमटिमाने लगा, पारदर्शी होता गया, लगभग घुल गया। उसे मुझे लेने मत दो, वह चिल्लाई। उसकी आवाज एक प्राचीन, गला घोंटने वाली चीखा में बदल गई। मैंने शीशे में वापस देखा और पीछे की सीट पर बैठा छायादार आकृति अब भाग नहीं रहा था। वह मेरी कार के अंदर था, पिछली सीट पर बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था। उसकी खाली आंखें अदृश्य लिफ्ट यात्री पर टिकी हुई थी। एक अंतिम, हताश चीख के साथ जो मेरे दिमाग में गूंज उठी,
मेरे बगल वाली महिला धूल और चमेली की पंखुड़ियों के धुंध में घुल गई। उसका कपड़े का थैला एक धीमी आवाज के साथ उस सीट पर गिर गया जहां वह थी। पीछे देखने वाले शीशे में पिछली सीट पर बैठा छायादार आकृति ने धीरे धीरे एक कंकाल जैसा हाथ उठाया। एक लंबी हड्डी वाली उंगली मेरी ओर इशारा करते हुए। सड़ी हुई गंध पूरी कार में भर गई और ठंड असहनीय थी। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा। कार तेजी से फिसल गई। जब मैंने फिर से देखा तो पिछली सीट खाली थी। कपड़े का थैला गायब था। मैं N444 पर फिर से अकेला था। लेकिन सड़े हुए चमेली की गंध और बची हुई ठंड ने सुनिश्चित किया कि मैं कभी भी उस अदृश्य लिफ्ट, यात्री और उस भयानक सत्ता को नहीं भूलूंगा जिसने लगातार उसका पीछा किया। एक ऐसा पीछा जिसमें अब शायद मैं भी शामिल था। मैं सुबह होने तक गाड़ी चलाता रहा, कभी नहीं रुका, कभी भी पीछे देखने वाले शीशे में फिर से नहीं देखा। पुरानी दिल्ली आगरा राजमार्ग की भूतिया गाड़ी, मेरी पुरानी जीप की गड़गड़ाहट एक जाना पहचाना सुकून था। जब मैं पुराने दिल्ली आगरा राजमार्ग के एक भूले हुए हिस्से पर चल रहा था, उत्तर प्रदेश में कहीं, यह एक तीर्थ यात्रा थी। भारतीय इतिहास के उदासीन भूतों से फिर से जुड़ने की एक अकेली यात्रा। सूरज कब का क्षितिज के नीचे डूब चुका था। आकाश को गहरे बैंगनी और नारंगी रंग में रंग रहा था। पीछे एक गहरा अंधेरा छोड़ रहा था। सड़क संकीर्ण, टूटी हुई और पूरी तरह से सुनसान थी। मैं सन्नाटे का आनंद ले रहा था, विशाल परिदृश्य में पूरी तरह से अकेला होने का एहसास। जब मेरी हेडलाइट्स ने दूर कुछ पकड़ लिया। यह एक ट्रक था, एक पुराना जर्जर मालवाहक ट्रक। उसकी टेल लाइट्स हल्की चमक रही थीं और उसके पीछे एक और एक और प्राचीन जंग लगे ट्रकों का एक लंबा काफिला धीमी, लगभग राजसी गति से चल रहा था। वे एक बीते युग की चीज जैसे लग रहे थे, धूल भरे और पुराने। उनके इंजन अजीब तरह से शांत थे। मैंने करीब से देखने के लिए गति बढ़ाई, कहीं भी नहीं इस अप्रत्याशित जमावड़े के बारे में उत्सुक था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और डीजल के धुएं और पुरानी गीली चमड़े जैसी हल्की तीखी गंध मेरी नाक में भर गई। उनमें कुछ गड़बड़ थी। मैं काफिले के आखिरी ट्रक के पीछे रुका, पास करने के लिए तैयार। उसकी टेलालाइट्स बहुत हल्की लग रही थीं, लगभग चमकते अंगारे जैसी, बजाय उचित रोशनी के। कोई लाइसेंस प्लेट नहीं, कोई कंपनी लोगो नहीं, बस जंग और गंदगी। मैंने अपनी हॉर्न बजाया, पास करने का एक विनम्र संकेत, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ट्रक अपनी धीमी मूक चाल जारी रखे हुए था। निराश होकर मैंने उन सभी को पार करने का फैसला किया। मैंने इशारा किया, अपने शीशे देखे और विपरीत लेन में चला गया। जैसे ही मैं आखिरी ट्रक के बगल में आया, मैंने उसके कैब में झांका। एक ड्राइवर देखने की उम्मीद कर रहा था। कैब खाली थी, स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूम रहा था। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने एक्सीलेटर पर जोर से पैर मारा। उस भयानक दृश्य से आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अगले ट्रक के बगल में आया, उसकी कैब भी खाली थी और उसके बाद वाला भी। एक ऐसी ठंडक जिसने मेरी हड्डियों को दर्द दिया मेरे ट्रक में भर गई। डीजल और पुरानी चमड़े की गंध तेज हो गई, बीमार रूप से मीठी और मतली पैदा करने वाली। ये सिर्फ पुराने ट्रक नहीं थे, वे ड्राइवर रहित भूतिया वाहन थे। एक अदृश्य मूक जुलूस का हिस्सा। पूरा काफिला बिना किसी जीवित आत्मा के पहिए पर चल रहा था। मेरा दिमाग दौड़ रहा था, एक तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई नहीं था। मैं अब काफिले के समानांतर गाड़ी चला रहा था और मैं इसकी पूरी हद तक देख सकता था जो मीलों तक फैला हुआ लग रहा था। हर कैब खाली थी, हर स्टीयरिंग व्हील अजीब तरह से अपने आप घूम रहा था। उनके इंजनों से आने वाला सन्नाटा बहरा करने वाला था। मेरे अपने ट्रक के आंतरिक गुनगुनाने के विपरीत एक भयावह विरोधाभास। फिर मैंने ट्रकों के बारे में कुछ अजीब देखा। वे हल्के से टिमटिमाते हुए लग रहे थे, उनके किनारे धुंधले पड़ रहे थे, लगभग पारदर्शी अंधेरे आकाश के खिलाफ। और उनके जंग लगे धातु में मैंने कंकाल जैसे हाथों की हल्की ईथर जैसी परछाई देखी जो अदृश्य स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए थे। घबराहट ने मुझे जकड़ लिया। मुझे इस प्रेतवाधित जुलूस से दूर होना था। मैंने गैस पेडल को फर्श तक दबा दिया। मेरा स्पीडोमीटर चढ़ रहा था, लेकिन चाहे मैं कितनी भी तेजी से जाता, काफिला गति बनाए रखता हुआ प्रतीत हुआ। उनके मूक भारी रूप मेरे ठीक बगल में रहे। मेरे ट्रक में हवा अदृश्य ड्राइवरों की ठंडी उपस्थिति से मोटी थी और मैं हल्की कर्कशाहट सुन सकता था, दूर पीड़ित फुसफुसाहटों जैसी, जो मेरे बगल की खाली कैब से आती हुई लग रही थी। वे सिर्फ गति बनाए नहीं रखे थे,
वे मुझे अनुरक्षण कर रहे थे, मुझे अपने भयानक जुलूस में खींच रहे थे। मैंने अपने बगल वाले ट्रक की ओर देखा और एक पल के लिए मैंने खाली ड्राइवर की सीट पर एक चेहरा दिखाई दिया। यह एक आदमी था। उसका चेहरा दर्द में विकृत था, उसकी आंखें खोखली और निराशा से भरी थीं। वह चिल्ला रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका रूप पारदर्शी था, बुझती हुई लौ की तरह टिमटिमा रहा था। फिर वह गायब हो गया। एक भयावह एहसास ने मुझे मारा। यह सिर्फ भूतिया ट्रकों का काफिला नहीं था, यह शापितों का एक जुलूस था। उन ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं जिन्होंने इस सुनसान राजमार्ग पर अपना अंत पाया था। हमेशा के लिए अपनी वाहनों को रात में चलाने के लिए निंदा की गई थी। उनका दर्द सड़क पर ही अंकित था और मैं एक अकेला यात्री उनकी शाश्वत भयावह यात्रा में भटक गया था। मैं सड़क से उतर गया, एक खाई में जा गिरा। भूतिया काफिले, उनकी मूक उपस्थिति और उनके भूतिया ड्राइवरों की निराशा से बचने के लिए बेताब था, जो हमेशा के लिए मेरी यादों में अंकित हो गए थे। राजस्थान, रेगिस्तान, राजमार्ग का बे चेहरा पैदल यात्री। राजस्थान का रेगिस्तान राजमार्ग मेरे सामने एक काली पट्टी की तरह फैला हुआ था, आसमान के विशाल स्याही जैसे नीले रंग के नीचे। मैं दिल्ली से जोधपुर तक एक अकेली ड्राइव पर था। एक विशेष रूप से कठिन सप्ताह के काम के बाद अपना दिमाग साफ करने की जरूरत थी। हवा सूखी और ठंडी थी, जिसमें कैर खेजड़ी झाड़ियों की हल्की मिट्टी जैसी गंध थी। रात के 2 बज चुके थे और सड़क पूरी तरह से सुनसान थी, सिवाय क्षितिज पर दूर किसी गांव की ओकेजनल टिमटिमाहट के, जो केवल रोशनी का एक समूह था। सन्नाटा गहरा था, लगभग दमनकारी। मेरे टायर की हर गुनगुनाहट और हवा की दूर की चीख को बढ़ा रहा था। मेरी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई जा रही थीं, केवल डामर के तत्काल खिंचाव को रोशन कर रही थी। फिर मैंने उसे देखा। एक आकृति सड़क के किनारे स्थिर खड़ी थी, बहुत आगे। वह लंबी थी, अविश्वसनीय रूप से पतली और पूरी तरह से काली, जैसे हल्की चांदनी के खिलाफ एक कटा हुआ छाया हो। उसमें कोई विशेषता नहीं थी, बस एक मानवीय रूपरेखा थी, रात से भी ज्यादा काली। मेरा पहला विचार रोशनी की कोई चाल थी या शायद कोई टूटा हुआ संकेत, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, आकृति पूरी तरह से स्थिर रही, एक बेचैन करने वाली स्थिरता का विकिरण करती हुई। मैंने धीमा किया, मेरे पेट में एक गांठ कस गई। आकृति स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के आकार की छाया थी, फिर भी यह निस्संदेह आयामी थी, सीधी खड़ी थी, कोई हवा नहीं थी। फिर भी जब मैं उसके पास पहुंचा तो मेरी कार पर एक हल्की ठंडी हवा का झोंका लगा। मेरी कार में हवा बर्फीली ठंडी हो गई और ओजोन और पुराने जंग जैसी हल्की धातु की गंध केबिन में भर गई, जिससे मेरी आंखों में पानी आ गया। यह रेगिस्तान की रात की कोई चाल नहीं थी। मेरा दिल मेरी पसलियों से जोर से धड़कने लगा। मैंने उस पर एक तीव्र शिकारी नजर महसूस की, हालांकि आकृति की कोई दृश्य आंखें नहीं थी। मैंने गति बढ़ाने की कोशिश की ताकि उससे जल्दी आगे निकल सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया, मेरी कार ने शक्ति खो दी, अटकने लगी और धीमी हो गई। मेरे प्रयासों के बावजूद छाया आकृति गतिहीन रही। फिर भी वह करीब आती हुई प्रतीत हुई, बिना हिले दुले हमारे बीच की दूरी को कम कर रही थी। मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा, मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थी। धातु की गंध तेज हो गई और मैंने कार में एक भारी कुचलने वाली उपस्थिति महसूस की, जैसे हवा खुद मेरे चारों ओर ठोस हो रही थी। आकृति अभी भी स्थिर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मेरी ओर बढ़ रही थी, धीरे धीरे, जानबूझकर खुद को फैला रही थी। मेरी कार अब मुश्किल से रेंग रही थी, इंजन विरोध में चीख रहा था। छाया आकृति अब मेरे ड्राइवर की तरफ की खिड़की के ठीक बगल में थी। उसकी विशाल आकृति मुझ पर हावी हो रही थी। मैं उसकी ठंडी गैर मौजूद नजर को मुझ पर महसूस कर सकता था। धातु की गंध ओवरवेलमिंग थी, जिससे मुझे चक्कर आने लगे। फिर उसने धीरे धीरे एक लंबा कंकाल जैसा हाथ उठाया, जो पूरी तरह से छाया से बना था। उसकी उंगलियां तेज, अविश्वसनीय रूप से लंबे पंजों में बदल गई थीं। उसने मेरी कार के दरवाजे तक पहुंच बनाई। उसकी चाल धीमी, जानबूझकर भयावह थी। एक भयानक चीख के साथ मेरी कार का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया। छाया आकृति गतिहीन रही। उसकी काली उपस्थिति मेरी कार को भर रही थी। उसकी मूक कुराहट मेरी हड्डियों में कंपन कर रही थी। मैं चीखा, लॉक के लिए हाथ मारा, लेकिन मेरे हाथ बहुत तेजी से कांप रहे थे। दरवाजा पूरी तरह से खुल गया, बाहर की स्याही जैसी कालीपन को उजागर करता हुआ। छाया आकृति अब मेरी कार के अंदर झुक गई थी। उसका चेहरा शून्य करीब आता जा रहा था और मुझे लगा कि मैं धीरे
धीरे, अनजाने में उसकी ओर खींचा जा रहा हूं। एक भयानक एहसास ने मुझे मारा। यह सिर्फ एक छाया नहीं थी, यह एक इकाई थी, शुद्ध अंधेरे और द्वेष का एक प्राणी जो इस निर्जन राजमार्ग पर भटक रहा था, अकेले यात्रियों पर शिकार कर रहा था, उन्हें अपनी शाश्वत रात में खींच रहा था। राजस्थान, रेगिस्तान, राजमार्ग पर एक और खोई हुई छाया बनने के लिए। कोस्टल रोड इंच 66 पर जलपरी की पुकार। कोस्टल रोड नंबर 66, जो सामान्य रूप से एक सुंदर सपना होता था, आज रात एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। एक मोटी अभेद्य कोहरा छा गया था, चांद और सितारों को निगल रहा था और दृश्यता को कुछ ही फीट तक कम कर रहा था। मैं अकेले गाड़ी चला रहा था, गोवा में एक दोस्त के घर जा रहा था, लेकिन इस अप्रत्याशित मौसम ने ड्राइव को एक रेंगती हुई चाल में बदल दिया था। वाइपर्स की तालबद्ध आवाज ही एकमात्र ध्वनि थी, मेरे इंजन की धीमी आवाज के अलावा। अरब सागर, आमतौर पर मेरे दाहिनी ओर एक आरामदायक उपस्थिति, अब एक अदृश्य मटमैला शून्य था। उसकी दहाड़ कोहरे से दब गई थी। हवा भारी, नम थी और उसमें नमक और कुछ धातु जैसी हल्की गंध थी, जैसे पुराने सिक्के। मैं ध्यान से सफेद रेखा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जकड़े हुए थे जब एक हल्की सी आवाज ने दमनकारी सन्नाटे को तोड़ दिया। यह एक महिला की आवाज थी, गाती हुई, ऊंची, ईथर जैसी और अविश्वसनीय रूप से सुंदर। यह कोहरे पर तैरती हुई लग रही थी, सुनाई देने और न सुनाई देने के बीच झूलती हुई। मैंने और धीमी गति से गाड़ी चलाई, यह सोचकर कि मेरा दिमाग मुझ पर चालें चल रहा है। इस घने कोहरे में, इतनी सुनसान जगह पर कौन गा रहा होगा? गीत एक विलाप था, गहरी उदासी से भरा, फिर भी आकर्षक। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, कार की हीटर की गर्मी के बावजूद। गाना जारी रहा, थोड़ा और स्पष्ट होता गया। मेरे हेडलाइट्स की पहुंच से ठीक परे से आता हुआ लग रहा था, समुद्र की ओर से। यह इतना मोहक, इतना दुखद था कि मैंने खुद को अनजाने में आवाज की ओर अपनी कार को थोड़ा मोड़ते हुए पाया। इसकी मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरता से खींचा गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कंधे के खतरनाक रूप से करीब था, चट्टान के किनारे। मैंने झटका देते हुए स्टीयरिंग व्हील को घुमाया, अपना रास्ता सही किया। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। यह बेतुका था। गीत एक भटकाव था, एक खतरनाक भटकाव, लेकिन आवाज एक लगभग असहनीय उदासी से भरी हुई, मुझसे विनती करती हुई लग रही थी, मुझे बुला रही थी। मैंने रेडियो को तेज करने की कोशिश की ताकि आवाज को दबा सकूं, लेकिन उसमें केवल स्थिर ध्वनि आ रही थी। गाना हालांकि और तेज होता गया और स्पष्ट होता गया, अब रोने की स्पष्ट आवाज के साथ, जैसे कोई महिला बेकाबू होकर रो रही हो। उसका दिल टूट गया हो। कार में हवा अविश्वसनीय रूप से ठंडी हो गई और धातु जैसी गंध तेज हो गई, लगभग मीठी मीठी, जैसे खून और नमक का मिश्रण। मैंने एक्सीलेटर पर और जोर से पैर रखा, उस डरावनी धुन और ठंडी चीखों से बचने के लिए बेताब था। मैंने यात्री सीट की ओर देखा और डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में मुझे एक आकृति की हल्की पारभासी रूपरेखा दिखाई दी, जो झुकी हुई थी, जैसे रो रही हो। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, टायर गीली डामर पर चीखने लगे। आकृति गायब हो गई, लेकिन रोना बना रहा। अब मेरे कान के ठीक बगल में, गीला और हताश, मुझे मत छोड़ो। एक आवाज फुसफुसाई, कर्कश और होर्स, मेरे चारों ओर की हवा से आती हुई लग रही थी। कृपया रुको। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च यात्री सीट पर, फिर पीछे की ओर चमकाई। कुछ नहीं। फिर भी मुझे अपने गाल पर एक ठंडी सांस महसूस हो रही थी और समुद्र और पुराने खून की गंध असहनीय थी, जिससे मेरा दम घुट रहा था। मैं जानता था कि यह कोहरे की कोई चाल नहीं थी। मैंने गियर स्टिक के लिए हाथ मारा। मेरे हाथ पसीने से लथपथ थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, गाना वापस आ गया। अब सुंदर नहीं, बल्कि शुद्ध क्रोध और निराशा की एक भयानक, कर्कश चीख। यह हर जगह से आ रही थी, कोहरे से गूंज रही थी, अदृश्य चट्टानों से उछलती हुई लग रही थी, धातु जैसी गंध मतली पैदा कर रही थी, जैसे मेरी कार में अभी कुछ मरा हो। फिर मैंने उन्हें देखा। आगे कोहरे में हल्की टिमटिमाती रूपरेखाएं चट्टान के किनारे पर खड़ी थीं, धीरे धीरे झूलती हुई। कई आकृतियां थीं, अस्पष्ट लेकिन निस्संदेह मानव आकार की। उनके रूप घने कोहरे में मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। वे मुझे बुलाते हुए लग रहे थे। मैंने तेजी से घुमाया, आकृतियों से बाल बाल बचा। मेरे टायर चट्टान के किनारे के खतरनाक रूप से करीब फिसल गए। जैसे ही मैं उनके पास से गुजरा, एक आकृति एक पल के लिए ठोस होती हुई दिखाई दी।
उसका चेहरा मेरी हेडलाइट्स में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वह एक महिला थी। उसकी त्वचा एक बीमार धूसर रंग की थी। उसकी आंखें चौड़ी और खाली थीं। उसका मुंह एक मूक चीख में खुला था। उसकी पोशाक उसके दुबले पतले शरीर से चिपकी हुई, भीगी हुई और फटी हुई थी। एक भयावह एहसास ने मुझे मारा। ये केवल भूत नहीं थे, वे जहाज़ों के मलबे के शिकार थे। इस तट पर हुए दुर्घटनाओं के शिकार थे, जो स्वयं समुद्र की झलपरी की पुकार से खींचे गए थे। और जो आवाज़ मैंने सुनी, जो रो रही थी और फिर चीख रही थी, वह समुद्र का भूत था। एक प्रतिशोध लेने वाली इकाई जो अकेले यात्रियों को उनकी जलमग्न कब्रों में फंसाती थी, उनकी आत्माओं को अपनी दुख की अंतहीन कोरस में जोड़ती थी। मैं सुबह होने तक गाड़ी चलाता रहा। भूतिहा चीखें और मौत की बदबू मेरी कार से चिपकी हुई थी, यह जानते हुए कि कोस्टल रोड 966 पर जलपरी की पुकार हमेशा मेरे सपनों में सताएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 का अंतहीन चक्र। देर रात की ड्राइव अंतहीन लग रही थी। मैं राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर था, जो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र से होकर गुजरने वाली एक लंबी नीरस सड़क थी, जो कम यातायात और उससे भी कम ढाबों के लिए जानी जाती थी। मेरा गंतव्य कुछ 100 मील उत्तर में एक छोटा सा शहर था और मैंने अच्छा समय बनाने के लिए रात भर ड्राइव करने का फैसला किया था। चांद नीचा और भारी लटका हुआ था, जिससे सड़क के किनारे के पेड़ों की लंबी विकृत छायाएं बन रही थीं। मेरा एकमात्र साथी कभी कभार गुजरने वाले ट्रक की गड़गड़ाहट थी और थर्मस में कब की ठंडी हो चुकी चाय की बासी गंध। सड़क का अकेलापन आमतौर पर आरामदायक होता था, लेकिन आज रात यह एक भारी कंबल की तरह महसूस हो रहा था, जो मुझ पर दबाव डाल रहा था। मैंने सबसे पहले संकेत देखा। विदर्भ का प्रवेश द्वार, अगला ढाबा 5 किलोमीटर। एक छोटा मामूली सा संकेत फीके नीले रंग में रंगा हुआ। मैंने एक मानसिक नोट बनाया, जल्द ही पेट्रोल और एक उचित चाय का स्टॉप। मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा। राजमार्ग धीरे धीरे मुड़ता गया, जो 10 मिनट जैसा लगा। उसके बाद मैंने एक और संकेत देखा। विदर्भ का प्रवेश द्वार, अगला ढाबा 5 किलोमीटर। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। क्या मैंने पहली बार कल्पना की थी, या मैं जितना सोचा था उससे ज्यादा थका हुआ था? मैंने अपना ऑडोमीटर चेक किया। मैं पहले संकेत के बाद निश्चित रूप से 5 किलोमीटर से ज्यादा चला था। मेरे सीने में हल्की सी बेचैनी शुरू हो गई थी। मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा, खुद से कहता रहा कि यह सिर्फ एक अजीब सड़क का लेआउट है, या शायद एक गलत प्रिंट। लेकिन फिर यह फिर से हुआ। एक और विदर्भ का प्रवेश द्वार संकेत, पहले जैसा ही। फिर से अगला ढाबा 5 किलोमीटर। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने गाड़ी रोकी, अपना जीपीएस चेक किया। यह मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर उत्तर की ओर दृढ़ता से दिखा रहा था। कोई लूप नहीं, कोई यू टर्न नहीं। फिर भी मैं स्पष्ट रूप से 3 बार एक ही संकेत को पार कर चुका था। कार में हवा अचानक मोटी भारी महसूस हुई और जली हुई टायर और गीली मिट्टी जैसी हल्की तीखी गंध वेंट से आ रही थी। यह सामान्य नहीं था। मैंने मुड़ने की कोशिश की ताकि आखिरी ज्ञात मील के पत्थर पर वापस जा सकूं, लेकिन मेरे पीछे की सड़क एक जैसी विशेषताहीन विस्तार में फैलती हुई प्रतीत हुई। हर पेड़, हर सड़क के किनारे की झाड़ी एक जैसी लग रही थी। मैंने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा। मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। रेडियो, जो स्थिर था, अचानक विकृत आवाजों के ढेर के साथ जीवित हो गया, जैसे हजारों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। फिर वापस स्थिर हो गया। ऐसा लग रहा था कि कुछ मुझसे संवाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरी तरह से टूट नहीं पा रहा था। कार में एक गहरी, परेशान करने वाली ठंडक फैल गई, जिससे मेरे दांत किटकिटाने लगे। घबराहट शुरू हो गई। मैंने गैस पर पैर रखा। इस अजीब लूप से आजाद होने के लिए दृढ़ संकल्पित था। विदर्भ का प्रवेश द्वार संकेत फिर से दिखाई दिया, और फिर से और फिर से। यह हमेशा मुझसे उतनी ही दूरी पर था, हमेशा वही फीका नीला रंग। मैं फूंस गया था। संकेत के हर प्रकट होने के साथ सड़क के किनारे के पेड़ और करीब आते हुए लग रहे थे। उनकी शाखाएं चांदी में कंकाल जैसी उंगलियां बना रही थीं। मैंने देखा कि हर लूप के साथ पेड़ों द्वारा डाली गई छायाएं लंबी और गहरी होती जा रही थीं, ज्यादा मेनेसिंग होती जा रही थीं, लगभग चलती हुई लग रही थीं। सड़क खुद ही मेरे चारों ओर बंद होती हुई महसूस हो रही थी। फिर मैंने उन्हें देखा। हल्की टिमटिमाती आकृतियां, मानव रूप में गर्मी की धुंध जैसी, विदर्भ प्रवेश द्वार संकेत के पास सड़क के किनारे खड़ी थीं। वे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं थीं, लेकिन मैं उनकी रूपरेखा बना सकता था। वे 3 थीं, अचल। उनके सिर झुके हुए थे, जैसे वे मुझे देख रही हों।
जैसे ही मैं उनके पास से गुजरा, जली हुई टायर की तीखी गंध तेज हो गई। मेरी नाक में जलने लगी। मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा और एक क्षण के लिए मैंने एक आकृति को हाथ उठाते हुए देखा। उसकी इशारा धीमी और जानबूझकर, जैसे वह मुझे लूप में और गहरा बुला रही हो। वे सिर्फ देख नहीं रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे। अगली बार जब मैं संकेत के पास पहुंचा तो आकृतियां करीब थीं। उनके रूप थोड़े ज्यादा स्पष्ट थे। वे पुराने जमाने के कपड़ों में लोगों जैसी दिख रही थीं। उनके चेहरे छाया से ढके हुए थे। और फिर मैंने देखा कि उनकी आंखें हल्की चमक रही थीं, एक धीमी द्वेषपूर्ण लाल। इस बार जैसे ही मैं गुजरा, मैंने एक धीमी सामूहिक आह सुनी, गहरी उदासी और निराशा की आवाज जो हवा में चिपकी हुई लग रही थी और मेरा पीछा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क खुद रो रही हो। संकेत की लगातार पुनरावृत्ति, अपरिवर्तित दृश्य, बढ़ता तनाव। मुझे यह समझ में आया, मैं सिर्फ एक लूप में नहीं था, मैं एक लौकिक विसंगति में फंस गया था। राजमार्ग का एक ऐसा खिंचाव जहां समय और स्थान ध्वस्त हो गया था, और सड़क के किनारे की आकृतियां उन लोगों की खोई हुई आत्माएं थीं जो मुझसे पहले इस लूप को चला चुके थे, हमेशा के लिए, अपनी यात्रा को दोहराने के लिए बौंधे हुए थे। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर हमेशा के लिए खो गए थे। वे मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, या शायद वे मुझे अपने अंतहीन भयानक नृत्य में खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैं जली हुई टायर की गंध और पीछे देखने वाले शीशे में लाल आंखों के साथ गाड़ी चलाता रहा, यह जानते हुए कि मेरा भागना एक धूमिल उम्मीद थी। हिमालयी मार्ग की फुसफुसाती हवाएं, संकीर्ण घुमावदार सड़क हिमालयी पहाड़ों के दिल से होकर गुजरती थी, जो प्राचीन पेड़ों से घनी थी और लगभग स्थायी गोधूली में लिपटी हुई थी। मैं एक अकेली रोड ट्रिप पर था, शहरी फैलाव से बचकर प्रकृति की कच्ची, अनियंत्रित सुंदरता का आनंद लेने के लिए। सूरज घंटों पहले डूब चुका था, जिससे मुझे केवल मेरी हेडलाइट्स की रोशनी ही घने कालेपन को चीरती हुई मिल रही थी। हवा गीली मिट्टी, देवदार की सुइयों और कुछ अजीब सी सड़ी हुई, पुरानी और भूली हुई चीज की गंध से भरी हुई थी। घुमावदार मोड़ और ऊंचे पेड़ आसपास के खुले जंगल के बावजूद यात्रा को घुटन भरा बना रहे थे। मैं एक अनंत काल से गाड़ी चला रहा था। कार में सन्नाटा केवल मेरे इंजन की गुनगुनाहट से टूट रहा था। फिर मेरी कार की छत पर एक हल्की लयबद्ध खरोंच शुरू हुई। खरोंच, खरोंच, खरोंच। यह किसी पेड़ की शाखा के लिए बहुत स्पष्ट था, किसी यादृच्छिक मलबे के लिए बहुत सुसंगत था। यह मेरे सिर के ठीक ऊपर धातु पर छोटे नुकीले पंजों के घिसने जैसी आवाज थी। मैंने धीमा किया, पीछे देखने वाले शीशे में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। खरोंच जारी रही, लगातार परेशान करने वाली, जिससे मेरी नसें कमजोर पड़ गईं। ऐसा लगा जैसे कुछ मेरी छत पर रेंग रहा हो। मैंने गति बढ़ाई, फिर अचानक ब्रेक लगाया। उम्मीद कर रहा था कि जो कुछ भी था वह हट जाए। खरोंच रुक गई, केवल कुछ ही देर बाद फिर से शुरू हो गई। इस बार यात्री साइड की खिड़की पर एक सॉफ्टर, ज्यादा नाजुक आवाज। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह एक बच्चे के नाखूनों की आवाज जैसी लग रही थी। मैंने तेजी से घुमाया, मेरे टायर चीखते हुए। उम्मीद कर रहा था कि उसे हिला दूं, लेकिन फिर कार के अंदर से एक हल्की ऊंची हंसी गूंज उठी मेरे बगल में, इतनी करीब कि मैं उछल पड़ा। यह एक बच्चे की हंसी थी, हल्की और चंचल, फिर भी दूरस्थ राजमार्ग के दम घुटने वाले अंधेरे में पूरी तरह से भयावह। मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा। मेरे पोर सफेद हो गए। हंसी जारी रही, अब एक धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहट के साथ, जैसे कोई बच्चा खुद से बात कर रहा हो या किसी अदृश्य साथी से। कार में हवा एक बर्फीली ठंड में गिर गई और सड़न की गंध तेज हो गई, जिससे घुटन और बीमार मीठी हो गई। मैं अपने गले पर एक ठंडी सांस महसूस कर सकता था और तापमान में गिरावट इतनी गंभीर थी कि मैं अपनी सांस को देख सकता था। यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह एक उपस्थिति थी, और यह मेरी कार के अंदर थी। मैं जानता था कि मैं अब अकेला नहीं था। मैं फ्रैंटिकली अपना फोन ढूंढा, मदद के लिए बुलाने के लिए बेताब था, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। बिल्कुल, हम पहाड़ों में गहरे थे। जैसे ही मैं हाथ पैर मार रहा था, फुसफुसाहट और स्पष्ट हो गई, खंडित वाक्य बना रही थी, ठंडे शब्द जैसे, हमारे साथ खेलो, हमेशा के लिए। हंसी वापस आ गई, और तेज और उन्मादपूर्ण। फिर मेरी परिधीय दृष्टि में मैंने इसे देखा। पिछली सीट से एक छोटा पारभासी हाथ बाहर निकल रहा था। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, धीरे धीरे मेरे कंधे की ओर बढ़ रही थीं। यह टिमटिमा रहा था, मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन निस्संदेह वहां था। मैं चीखा, गैस पेडल पर पैर मारा,
हाथ गायब हो गया, लेकिन फुसफुसाहट ऊंची आवाज़ों के एक समूह में बदल गई। सभी हौंस रहे थे, सभी एक साथ बोल रहे थे। उनके शब्द एक भयावह कैकोफनी में मिल गए थे। तुम जा नहीं सकते, अब नहीं, तुम हमारे हो। कार तेजी से हिलने लगी, सड़क से नहीं बल्कि एक आंतरिक बल से। सड़क की गंध अब ओवरवेलमिंग थी और मैंने अपने हाथों, पैरों, चेहरे पर अनगिनत छोटे ठंडे स्पर्श महसूस किए, जैसे अदृश्य बच्चे मुझ पर झुंड बना रहे थे, मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, कार फिसल कर रुक गई। जब मैंने पीछे देखने वाले शीशे में देखा तो पिछली सीट हल्की टिमटिमाती आकृतियों से भरी हुई थी। दर्जनों छोटे स्पेक्ट्रल बच्चे, उनकी आंखें एक मलेवलेंट रोशनी से चमक रही थीं। उनके चेहरे मूक जॉयस चीखों में विकृत थे। वे हंस रहे थे, मेरी ओर पहुंच रहे थे। उनके रूप गर्मी की धुंध की तरह लहरा रहे थे। एक भयावह एहसास ने मुझे मारा। यह सड़क केवल पुरानी नहीं थी, यह एक भूली हुई त्रासदी का स्थल था। शायद एक बस दुर्घटना या बच्चों का एक खोया हुआ समूह, और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए यहां फंसी हुई थीं, अपने मकाबरे खेलों के लिए नए साथी की तलाश में थीं। मैं उनके खेल के मैदान में घुस गया था। मैंने दरवाजा खोला और भागा। सड़क के किनारे जंगल में आंख मूंद कर भागा। भयावह फुसफुसाहटें और बच्चों की उन्मादपूर्ण हंसी मेरे पीछे गूंज रही थी। हमेशा के लिए हिमालयी मार्ग पर फंस गया था। मील पत्थर 33। रात के 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 33 पर रांची से जमशेदपुर जाने वाला अकेला सफर मेरे लिए बस एक देर रात ड्राइव होना चाहिए था। मगर इस सड़क पर हर मोड़ एक अफवाह है, किसी अधजली औरत की परछाई, बेवजह पलटती गाड़ियां और सड़क किनारे बने छोटे छोटे श्मशान। उस रात मैंने तय किया कि डर को सीधा देखने से बड़ा कोई सच नहीं। मैंने गाड़ी 80 किलोमीटर की रफ्तार पर साध रखी थी, पर बारिश की बूंदें हेडलाइट को धुंधला कर रही थी। मील पत्थर 33 3 बार क्रमशः दिखा, जैसे मैं एक ही जगह चक्कर काट रहा हूं। जब मैंने ऑडोमीटर देखा, स्पीड कुछ भी हो, वह अटक अटक कर ठीक 33 किलोमीटर हैज दिखा रहा था। स्टीयरिंग पर पसीना चिपचिपाने लगा। हाईवे पर यह अड़ियल अंक बहुतों का मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है कहा जाता है। यहीं सबसे ज्यादा हादसे होते हैं। बारिश तेज हुई, वाइपर के बीच में बिजली चमकती, और तभी सड़क किनारे एक छोटी सी काली मां की झरझरी मूर्ति दिखी। उसके सामने मिट्टी का दिया जल रहा था, बारिश में भी बिना बुझे। जब मैंने गर्दन घुमाई, दिया गायब था। पीछे से किसी ने खिड़की थपथपाई। एक अधपकी आवाज, भाई साहब मंदिर तक छोड़ देंगे? रेन कोट के हुड तले मैंने एक औरत को देखा, भीगी साड़ी, काले चूड़ियां। इस हाईवे पर लिफ्ट देना मूर्खता है, फिर भी मैंने दरवाजा खोल दिया। वह चुपचाप बगल वाली सीट पर बैठ गई। कार में मिट्टी पसीने की मिली, जुली तीखी गंध फैल गई। आप कहां से आ रही हैं? मैंने पूछा। उसने बुझे स्वर में कहा, जहां आप जा चुके हैं। मैं समझा नहीं। तभी रेडियो अपने आप ऑन हुआ। फ्रीक्वेंसी सर्च में फांसी धुन पर वही औरत की फुसफुसाहट निकली, लौट जाओ। मैंने घबराकर रेडियो बंद किया, पर आवाज बंद नहीं हुई। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बस धुआं सा खालीपन। मैंने ब्रेक लगा दिया। सड़क सूनी, पर कार के शीशों पर बाहर से कोई हथेली खुरच रही थी। तीसरा झटका एक ट्रक हॉर्न मारता हुआ सामने से निकला, और उसकी रोशनी में मैंने महसूस किया कि बगल की सीट खाली है। सीट बेल्ट झूल रही थी, पर गीले बालों की बू कार में तैर रही थी। अगले ही पल पीछे दिखाई दर्पण में मैंने अपनी ही कार को पलटे हुए देखा। ब्लू रंग का बोनट टूटा हुआ, स्टीयरिंग पर मेरा ही शव लहूलुहान। झटके से मैंने ब्रेक दबाया। इंजन बंद, फोन नो सर्विस दिखा रहा था। बाहर उतरा तो जमीन पर वह हीरा जड़ित चूड़ी पड़ी थी, जो अभी उस औरत की कलाई में थी। बिजली चमकी तो आगे श्मशान ढांचे के पास सड़क किनारे मेरी कार का मलबा सचमुच पड़ा था। पुलिस के बैरिकेड और पीले टेप से घिरा। पास लगे बोर्ड पर लिखा था, 3 अक्टूबर अचानक पलटी कार, चालक की मौत। उसी तारीख, वही मॉडल, वही नंबर प्लेट, मेरा ही नाम। यकीन करना मुश्किल है, पर शायद मैं वही आत्मा हूं जो हादसे के बाद इस हाईवे पर भटकती रही, अपनी मौत मानने से इनकार करती, हर मुसाफिर से लिफ्ट मांगती। अगर आप रात के सन्नाटे में मील पत्थर 33 के पास किसी को देखकर गाड़ी रोकें, तो सोचिएगा कहीं उसे खुद को ही घर न छोड़ना हो। गुजरात रेगिस्तान, राजमार्ग की छाया, आकृति। गुजरात का रेगिस्तान राजमार्ग विशाल, स्याही जैसे आकाश के नीचे एक काली पट्टी की तरह फैला हुआ था। मैं अहमदाबाद से कच्छ तक एक अकेली ड्राइव पर था।
एक विशेष रूप से कठिन सप्ताह के काम के बाद अपना दिमाग साफ करने की जरूरत थी। हवा सूखी और ठंडी थी, जिसमें बबूल झाड़ियों की हल्की मिट्टी जैसी गंध थी। रात के 2 बज चुके थे और सड़क पूरी तरह से सुनसान थी, सिवाय क्षितिज पर दूर किसी गांव की ओकेजनल टिमटिमाहट के, जो केवल रोशनी का एक समूह था। सन्नाटा गहरा था, लगभग दमनकारी। मेरे टायर की हर गुनगुनाहट और हवा की दूर की चीख को बढ़ा रहा था। मेरी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई जा रही थी, केवल डामर के तत्काल खिंचाव को रोशन कर रही थी। फिर मैंने उसे देखा। एक आकृति सड़क के किनारे स्थिर खड़ी थी, बहुत आगे। वह लंबी थी, अविश्वसनीय रूप से पतली और पूरी तरह से काली, जैसे हल्की चांदनी के खिलाफ एक कटा हुआ छाया हो। उसमें कोई विशेषता नहीं थी, बस एक मानवीय रूपरेखा थी, रात से भी ज्यादा काली। मेरा पहला विचार रोशनी की कोई चाल थी या शायद कोई टूटा हुआ संकेत, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा, आकृति पूरी तरह से स्थिर रही, एक बेचैन करने वाली स्थिरता का विकिरण करती हुई। मैंने धीमा किया, मेरे पेट में एक गांठ कस गई। आकृति स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति के आकार की छाया थी, फिर भी यह निस्संदेह आयामी थी, सीधी खड़ी थी, कोई हवा नहीं थी। फिर भी जब मैं उसके पास पहुंचा तो मेरी कार पर एक हल्की ठंडी हवा का झोंका लगा। मेरी कार में हवा बर्फीली ठंडी हो गई और ओजोन और पुराने जंग जैसी हल्की धातु की गंध केबिन में भर गई, जिससे मेरी आंखों में पानी आ गया। यह रेगिस्तान की रात की कोई चाल नहीं थी। मेरा दिल मेरी पसलियों से जोर से धड़कने लगा। मैंने उस पर एक तीव्र शिकारी नजर महसूस की। हालांकि आकृति की कोई दृश्य आंखें नहीं थी। मैंने गति बढ़ाने की कोशिश की ताकि उससे जल्दी आगे निकल सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सीलेटर दबाया, मेरी कार ने शक्ति खो दी, अटकने लगी और धीमी हो गई। मेरे प्रयासों के बावजूद छाया आकृति गतिहीन रही। फिर भी वह करीब आती हुई प्रतीत हुई, बिना हिले डुले हमारे बीच की दूरी को कम कर रही थी। मैं स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा, मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। धातु की गंध तेज हो गई और मैंने कार में एक भारी कुचलने वाली उपस्थिति महसूस की, जैसे हवा खुद मेरे चारों ओर ठोस हो रही थी। आकृति अभी भी स्थिर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह मेरी ओर बढ़ रही थी, धीरे धीरे, जानबूझकर खुद को फैला रही थी। मेरी कार अब मुश्किल से रेंग रही थी, इंजन विरोध में चीख रहा था। छाया आकृति अब मेरे ड्राइवर की तरफ की खिड़की के ठीक बगल में थी। उसकी विशाल आकृति मुझ पर हावी हो रही थी। मैं उसकी ठंडी, गैर मौजूद नजर को मुझ पर महसूस कर सकता था। धातु की गंध ओवरवेलमिंग थी, जिससे मुझे चक्कर आने लगे। फिर उसने धीरे धीरे एक लंबा कंकाल जैसा हाथ उठाया, जो पूरी तरह से छाया से बना था। उसकी उंगलियां तेज, अविश्वसनीय रूप से लंबे पंजों में बदल गई थीं। उसने मेरी कार के दरवाजे तक पहुंच बनाई। उसकी चाल धीमी, जानबूझकर भयावह थी। एक भयानक चीख के साथ मेरी कार का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा गया। छाया आकृति गतिहीन रही, उसकी काली उपस्थिति मेरी कार को भर रही थी। उसकी मुंह गुर्राहट मेरी हड्डियों में कंपन कर रही थी। मैं चीखा, लॉक के लिए हाथ मारा, लेकिन मेरे हाथ बहुत तेजी से कांप रहे थे। दरवाजा पूरी तरह से खुल गया, बाहर की स्याही जैसी कालीपन को उजागर करता हुआ। छाया आकृति अब मेरी कार के अंदर झुक गई थी। उसका चेहरा शून्य करीब आता जा रहा था और मुझे लगा कि मैं धीरे धीरे अनजाने में उसकी ओर खींचा जा रहा हूं। एक भयानक एहसास ने मुझे मारा। यह सिर्फ एक छाया नहीं थी, यह एक इकाई थी, शुद्ध अंधेरे और द्वेष का एक प्राणी, जो इस निर्जन राजमार्ग पर भटक रहा था, अकेले यात्रियों पर शिकार कर रहा था, उन्हें अपनी शाश्वत रात में खींच रहा था। गुजरात रेगिस्तान राजमार्ग पर एक और खोई हुई छाया बनने के लिए